हाँ जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि वसल्लम। ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स है और 5009 है कोड इसका। बुक हमारी वही है, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग और केमिस्ट्री की बुक है, उसी को हमने फॉलो किया था। चैप्टर इसके अंदर 21 है जिसको हम पढ़ रहे हैं। लास्ट चैप्टर है इसका। ये चूंकि ऑप्टिकल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, लिहाजा मैंने इस बुक में से इस चैप्टर को भी शामिल कर लिया इस कोर्स के अंदर, ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स के कोर्स के अंदर। स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि एक सोलर सेल है और इसके ऊपर लाइट फॉल कर रही है, पीएन जंक्शन के ऊपर लाइट फॉल कर रही है। तो जब सोलर लाइट का फोटोन, जिसकी एनर्जी पीएन जंक्शन के अंदर जो मौजूद एटम्स हैं उनकी एनर्जी बैंड गैप के बराबर है, तो वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। एज रिजल्ट क्या होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एन टाइप की तरफ फ्लो करेंगे, जो होल्स हैं वो पी टाइप की तरफ फ्लो करेंगे, और एज रिजल्ट एक करंट फ्लो करेगा सर्किट के अंदर जो लाइट को ऑन कर देगा। इंट्रोडक्शन के अंदर ऑप्टिकल प्रॉपर्टी का मतलब होता है मींस मटेरियल्स रिस्पांस टू द एक्सपोजर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इन पर्टिकुलर टू विजिबल लाइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिक्स का मतलब ये होता है कि रिलेटेड टू विजिबल लाइट। तो जब विजिबल लाइट किसी मटेरियल के ऊपर पड़ती है, मटेरियल का जो रेस्पॉन्स होता है दैट इज कॉल्ड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। और इस लेक्चर के अंदर क्या दिया हुआ है, कहता है कि बेसिक प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट्स हैं रिलेटेड टू द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड इट्स पॉसिबल इंटरेक्शंस विद सॉलिड मटेरियल्स। फिर ऑप्टिकल बिहेवियर है, मेटल्स का कैसे होगा, नॉन मेटल्स का कैसे होगा, इन टर्म्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन कैरेक्टरिस्टिक्स, और लुमिनेंस और फोटो कंडक्टिविटी है। और इसके साथ लेज़र का जो इंट्रोडक्शन है वो दिया हुआ है कि लेज़र क्या होता है, कैसे बनता है, कितने टाइप का होता है और कैसे वर्किंग करता है। बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। आप देख सकते हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इसका एक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक मैग्नेटिक फील्ड है। अगर हम रेड को इलेक्ट्रिक फील्ड कहें और ब्लू को मैग्नेटिक फील्ड कहें तो दोनों फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। वेवलेंथ्स का भी आपको पता है। तो एक प्लेन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, दूसरे प्लेन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है, और इसकी जो प्रोपेगेशन है वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है। क्योंकि ये ट्रांसवर्स वेव है और ट्रांसवर्स वेव वही होती है जिसके अंदर मीडियम जो है वो मीडियम का जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर वाइब्रेट करता है टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, अल्टरनेटिंग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग है। तो इसमें फैसिलिटी ये है कि अगर हम एक फील्ड को ब्लॉक कर लें किसी भी तरीके से तो दूसरा फील्ड खुद ही खत्म हो जाता है। मसलन अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्टॉप कर लें, किसी वजह से एब्जॉर्ब कर लें, स्टॉप कर लें, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी खत्म हो जाएगा। यूँ आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो खत्म हो जाएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसका प्रोड्यूस करना बहुत आसान है। आप कोई एक चार्ज आप ले लें, उस चार्ज को आप ऑसिलेट करवाएं, तो जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होती है। और उसके बाद है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के अंदर वो बता रहा है कि जो लाइट है, हीट है, रेडार वेव्स हैं, एक्स रेज हैं, ऑल फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है वो वाइड है, बहुत वाइड है। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्स रेज और गामा रेज, ये सारी की सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। और इनके अंदर जो विजुअल रीजन है उसे हम उसकी स्टडी को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। Each is characterized primarily by the specific range of the wavelengths and also according to the technique by which it is generated. Electromagnetic spectrum of radiation spans from the gamma rays through X-rays, ultraviolet, visible, infrared and radio waves with wavelengths as long as 10 to raise to 5. इतनी बड़ी wavelengths इसके अंदर मौजूद है। वो कह रहा है 10 to raise पर 5, 1,00,000 मीटर तक वेवलेंथ्स मौजूद हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वो किसकी होंगी, डेफिनेटली रेडियो वेव्स की वेवलेंथ्स जो हैं वो बहुत ही लार्ज होंगी और गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो बहुत ही शॉर्ट होंगी। Visible light lies with the wavelength ranging between 400 to 700 nanometer. White light is simply a mixture of all the colors. ये इन बातों का हमें सब पता है। जो 0.4 माइक्रोमीटर या 400 नैनोमीटर वाली एंड है वो वायलेट होती है, और जो 700 माइक्रोमीटर वाली एंड है वो रेड होती है। और हमारी आई जिसके लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव है वो इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बीच वाला हिस्सा है, 500 550 वाली जो वेवलेंथ है वो हमारी आई के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है।
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवर्स ए वैक्यूम एट ए वेलोसिटी ऑफ लाइट। ये तो हमें पता है कि जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, चाहे वो गामा रेज हैं, चाहे माइक्रोवेव्स हैं, रेडियोज हैं, उनकी जो स्पीड है वो एक ही स्पीड होती है वैक्यूम के अंदर, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अलबत्ता यही अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिफरेंट मटेरियल्स के अंदर मूव करें तो उसकी जो वेवलेंथ है वो भी तब्दील हो जाएगी और उसकी जो स्पीड है वो भी तब्दील होगी। स्पीड इसलिए तब्दील होगी क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो इंटरेक्ट करेगी मटेरियल मीडियम के साथ। जब इंटरेक्ट करेगी उसको पोलराइज करेगी तो उसकी अपनी स्पीड जो है वो कम होती जाएगी। तो एक ऐसा मटेरियल मीडियम जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत हाई है, जब उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पास करेगी तो उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा कम हो जाएगी। और जितना मीडियम जो है वो लाइट होता जाएगा, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता जाएगा, उतनी उसकी स्पीड जो है वो ज़्यादा होती जाएगी। और जब मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 हो जाए, वैक्यूम हो जाए, तो वहाँ पर उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी और वो होगी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और स्पीड को निकाला जा सकता है, इसका सिंपल सा एक फार्मूला है, c = 1/ε0 स्क्वायर रूट। तो इसमें एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट की आप वैल्यू डाल दें तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी 3 × 10⁸। एप्सिलॉन नॉट है इसकी इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एप्सिलॉन नॉट, और म्यू नॉट इसकी मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। तो इसमें वैल्यूज डाल दें, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। एक रिलेशन है, c = लैम्डा एफ लैम्डा, v = एफ लैम्डा, वेव इक्वेशन है, तो v = एफ लैम्डा की जगह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो इक्वेशन बन जाएगी c = एफ लैम्डा, ये c = न्यू लैम्डा या फिर लैम्डा न्यू एक ही बात है। फोटोन की एनर्जी E = एच न्यू होती है, ये एच एफ होती है, तो एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू जो है वो सी और लैम्डा है, तो इस इक्वेशन के अंदर डालते हैं तो E = एच सी और लैम्डा हो जाता है। Optical phenomena involving the interaction between the radiation and matter is often treated in terms of the photons। ठीक है, हम कहते हैं कि लाइट की जो है ना वो दो तरह की नेचर है, एक उसकी पार्टिकल नेचर और एक उसकी वेव नेचर है। जब हम लाइट मैटर इंटरेक्शन की बात करते हैं ना, तो फिर हम वहाँ पे लाइट को ट्रीट करते हैं एज ए पार्टिकल या एज ए फोटोन्स, तो हम फोटोन्स की तरह ट्रीट करेंगे। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मटेरियल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगी तो फिर हम फोटॉन्स कंसिडर करेंगे, हम उसको एनर्जी पैकेट के तौर पे कंसिडर करेंगे, हम उसको पार्टिकल के तौर पे कंसिडर करेंगे। और बाकी हर जगह पे वेव ट्रीटमेंट इज़ प्रेफर्ड, बाकी हर जगह पे वेव ट्रीटमेंट होनी है। और जब मैटर की इंटरेक्शन होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की इंटरेक्शन होगी मैटर के साथ, तब हमने लाइट को, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को पार्टिकल यानी फोटॉन्स कंसीडर करना है। और इस फोटॉन की एनर्जी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं E = एच सी और लैम्डा की इक्वेशन से। लाइट इंटरेक्शंस विद मैटर, जब लाइट एक मैटर के साथ इंटरेक्ट करती है तो वो हो सकता है पार्शली उसके अंदर ऑब्जर्व हो जाए, ट्रांसमिट हो जाए या फिर रिफ्लेक्ट हो जाए। तो तीनों ही सूरतें हो सकती हैं कि रिफ्लेक्शन भी हो सकती है और उसमें ट्रांसमिशन भी हो सकती है, अब्जॉर्प्शन भी हो सकती है, तीनों सूरतें हो सकती हैं। When light travels from one medium into another medium, several things happen. Some of the light radiation may be transmitted through the medium, some will be absorbed, and some will be reflected at the interface between the two media। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें जो है हो सकती हैं। इसमें एक चीज़ ज़्यादा हो सकती है, ट्रांसमिटेंस ज़्यादा हो सकती है, एब्जॉर्बेंस कम हो सकती है, लेकिन तीनों का जो सम है वो 1 होगा। और आई नॉट सर क्या है, ये इंसिडेंट। जी बेटा। सर ये एक स्टूडेंट है, वो ज्वाइन करना चाह रही है, तो वो वेटिंग में आ रही है, तो आप उसको एंटर कर लें। ठीक है, निम्रा को पहले मैंने उसको ऐड किया था। चलें, चलें ठीक है, हो गई है, कर दिया मैंने। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे कि जब लाइट इंटरेक्ट करेगी तो उसमें ट्रांसमिशन होगी, एब्जॉर्प्शन होगी और रिफ्लेक्शन भी होगी। इंटेंसिटी है उसकी आई नॉट, इंसिडेंट बीम की जो इंटेंसिटी है आई नॉट है, इज इंसिडेंट टू द सरफेस ऑफ द सॉलिड मीडियम मस्ट equal the sum of the intensities of the transmitted, absorbed and reflected beams। ये IT, IA और IR जो है ये intensity of the transmitted, intensity of the absorbed and intensity of the reflected beams हैं। तो इन तीनों बीम्स की इंटेंसिटी को अगर आप ऐड कर देंगे तो टोटल जो है वो इंसिडेंट बीम की इंटेंसिटी हो जाएगी, या फिर T + A + R जो है = 1 हो जाएगा। और यहाँ पर जो T है वो ट्रांसमिसिविटी है और A एब्जॉर्बिविटी है और R इसकी जो है वो रिफ्लेक्टिविटी है।
देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ द मटेरियल, ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, ट्रांसल्यूसेंट हो सकते हैं और ओपियक हो सकते हैं। ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके हम आर पार देख सकें। ट्रांसल्यूसेंट जिसके आर पार ना देखा जा सके, लाइट फ्लो तो करे लेकिन उसकी जो डिटेल्स हैं वो हमें साफ नजर ना आए। और तीसरा ओपियक है, ओपियक के अंदर तो लाइट जो है वो पास हो ही नहीं सकती। तो तीन तरह के मटेरियल हैं। ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स that are capable of transmitting light with relatively little absorption or little reflection, और one can see through them. Translucent कहते हैं materials होते हैं are those through which the light is scattered within the interior. Translucent में light scatter हो जानी है, and the degree of the object that are not clearly distinguishable when viewed through a specimen of the material. इसमें जो materials हैं वो clearly distinguishable नहीं होते क्योंकि light की जो है वो scattering हो रही है। और तीसरे मटेरियल जो है वो कौन से होते हैं? मटेरियल दैट आर रेजिस्टेंट टू द ट्रांसमिशन ऑफ द विजिबल लाइट आर टर्म्ड एज द ओपियक। Bulk materials are opaque throughout the entire visible region, that is, all light radiations is either absorbed or reflected. However, electrically insulating material can be made to be transparent. इनको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है जो इन इलेक्ट्रिकली इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। सम semiconducting materials are transparent whereas others are opaque. तो ये कहता है जो बल्क मटेरियल्स हैं वो ओपियक हैं, ठीक है। फिर वो कहता है कि जो इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं उनको ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। और फिर कहता है कि जो सेमी कंडक्टर एक्सक्यूज मटीरियल्स मी हैं सर। वो, जी सर एक बेटा। बच्चा और वेट कर रहा है, उसको अलाउ कर दें। ये बड़ा मसला है बच्चों का। बच्चों का क्या मसला है? ये बार बार क्यों डिस्कनेक्ट हो रहे हैं? सर ये स्टूडेंट ज्वाइन ही अभी हुआ, तो उनका शायद प्रॉब्लम होगा, उनका मैसेज भी चलें है। चलें। Okay, next is the atomic and electronic interactions. Atomic और electronic interactions कैसे होती हैं? The optical phenomena that occur within the solid materials involves interactions between the electromagnetic radiations, atoms, and or electrons. Two of the most important of these interactions are electronic polarization and इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशन। अच्छा जी, अब वो कहता है कि इंटरेक्शन जो है वो दो सूरत में हो सकती है। अगर कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल के पास से होकर गुजरती है तो दो सूरतें हो सकती हैं। पहली सूरत हो सकती है कि वो उस मटेरियल को पोलराइज कर दे। मैंने आपको पहले बताया था कि कैसे पोलराइज करेगा। जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल के पास से गुजरेगी तो वो पॉजिटिव नेगेटिव हाफ साइकिल में ट्रेवल कर रही है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर पॉजिटिव हाफ साइकिल अप्रोच करता है तो मटेरियल की वो एंड जो है वो नेगेटिव हो जाएगी, और जब उसका नेगेटिव हाफ साइकिल पास से गुजरता है तो वो एंड जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंटरेक्ट करेगी मटेरियल के साथ तो एक जो होना है एक काम वो होना है उसकी पोलराइजेशन का, वो पोलराइज हो जाएगा, ठीक। और दूसरा ये है कि इन इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशन होगी। इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर जाएगा। शर्त ये है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, सॉरी फोटोन की, शर्त ये है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो एनर्जी है अगर वो मटेरियल के बैंड गैप के साथ मैच कर जाती है तो फिर उसमें इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किसी मटेरियल को अप्रोच करती है और उस वेव की एनर्जी मटेरियल के बैंड गैप के साथ मैच कर जाती है तो फिर मटेरियल का जो इलेक्ट्रॉन है वो लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में चला जाएगा, इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशन होगी। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन जो है वो दो सूरतों में हो सकती है। एक ये हो सकता है कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन हो मटेरियल की, और दूसरा हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एनर्जी ट्रांजिशन हो। अब इसमें ये दिखाया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक पोलराइजेशन कैसे होगी। उसने इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया है, एक मटेरियल दिखाया है जिसमें फील्ड नहीं लगा हुआ, जिसके अंदर फील्ड नहीं लगा हुआ तो इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पे है। सो जो मटेरियल है वो पोलराइज नहीं है, इसका कोई डाइपोल नहीं बना। जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर अप्लाई किया जाए, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरो है वो रेड दिखाया हुआ है, तो जो रेड एरो है उस तरफ क्या हो जाना है, उस तरफ होना है पॉजिटिव। तो रेड एंड जो है एरो वाली जो एंड है इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो फील्ड के साथ मूव करता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो फील्ड के अगेंस्ट जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो जिस तरफ है आप देख सकते हैं मटेरियल की वो जो एंड है वो पॉजिटिव हो जानी है और दूसरी एंड नेगेटिव हो जानी है। तो एक मटेरियल जो कि नॉन पोलर है
तो जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव उसको अप्रोच करेगी तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है और उसके जो न्यूक्लियस का पॉजिटिव पार्ट है वो दोनों डिस्प्लेस हो जाएंगे, वो डाइपोल बन जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल उसका बन जाएगा। तो चाहे ये परमानेंट डाइपोल भी हो सकता है और आपको पता है ये टेम्परेरी डाइपोल्स भी हो सकता है, लेकिन इस सूरत में जो मटेरियल नज़र आ रहा है ये नॉन पोलर है और जैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इसको अप्रोच करती है तो ये पोलर हो जाता है। तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इसका फ्लक्चुएटिंग है और उसकी हाई फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, लो फ्रीक्वेंसी भी हो सकती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के साथ इसका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है या उसका जो चार्ज है वो स्विच करेगा, बार 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 स्विच करेगा। और two consequences of this polarization are some of the radiation energy may be absorbed। अब उसमें कुछ रेडिएशन एनर्जी एब्जॉर्ब हो सकती है। एब्जॉर्ब होने की सूरत मैंने आपको बता दी है कैसे एब्जॉर्ब होगी, कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी मटेरियल के मटेरियल के एनर्जी बैंड गैप के साथ मैच कर जाएगी तो वो एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी। दूसरी सूरत ये हो सकती है कि लाइट वेव्स आर डिक्रीज्ड इन वेलोसिटी एज दे पास थ्रू द मीडियम, मीडियम के साथ मीडियम के अंदर से जैसे लाइट वेव्स ट्रैवल करेंगी तो उनकी स्पीड कम हो जाएगी। मैंने आपको बताया क्यों कम हो जाएगी क्योंकि वो पोलराइज कर रही है। अगर वो पोलराइज कर रही है तो अपनी एनर्जी जो है वो मटीरियल को दे रही है, तो मटीरियल एनर्जी गेट करेगा और साथ में उसकी जो एनर्जी है वो कम हो जाएगी और उसकी जो स्पीड है इस तरह जो रिड्यूस हो जाएगी। सेकंड कॉन्सिक्वेंस इज डेमोन्स्ट्रेटेड एज ए रिफ्रैक्शन फिनोमेना, ऐसे भी आप कह सकते हैं। और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कैसे हो रही है, आपको पता है कि जब इंसिडेंट फोटोन जो है वो किसी एक एनर्जी एनर्जी लेवल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर फॉल करता है तो वो अगर उसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी किसके किसी भी बैंड गैप के बराबर एनर्जी बैंड गैप के बराबर होती है तो एनर्जी कट करके ऊपर वाले हायर ऑर्बिट में चला जाएगा। और एनर्जी को आप कैलकुलेट कर सकते हैं इज इक्वल टू एच एफ के जरिए, और एफ जो है वो सी लेमडा के बराबर होगा। तो एनर्जी जो है एच सी और लेमडा आप करेंगे, आपके पास वेवलेंथ हो एच सी और लेमडा, एच और सी कांस्टेंट है और लेमडा की वैल्यू पुट करके आप उसकी एनर्जी जो है वो फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर एच जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है। Absorption and emission of electromagnetic radiations may involve electron transition from one energy to another energy state। ये मैंने आपको बताया कि absorption हो सकती है और उसके लिए फिर शर्त है कि इंसिडेंट फोटोन की एनर्जी जो है वो मटेरियल के बैंड गैप एनर्जी के बराबर होनी चाहिए, फिर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगी। और ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के हायर स्टेट के अंदर चला जाएगा, फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, वहाँ पर वो ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा और दोबारा फिर वो री एमिट भी होगा और री एमिशन जो है वो भी उसकी हो सकती है। अब री एमिशन जो है वो उसी वेवलेंथ के ऊपर भी हो सकती है और फिर ये बता रहा है कि सेवरल अदर डिके पाथ्स आर पॉसिबल। ज़रूरी नहीं है कि जिस पाथ से उसकी एमिशन हुई है उसी पाथ से उसकी री एमिशन भी हो, तो सेवरल अदर डिके पाथ्स आर पॉसिबल। In this case there must be a conservation of energy for absorption and emission of electronic transition। एनर्जी कंजर्वेशन होनी है हर जगह पे, वो रूल्स होने इसके जो है ना सिलेक्शन रूल्स होते हैं। तो सिलेक्शन रूल्स के ज़रिए मटेरियल जो है वो अलाउड स्टेट के अंदर ट्रांजिशन करेगा। उसके अलावा जो दूसरी स्टेट्स हैं, जो फॉरबिडन स्टेट्स हैं, फॉरबिडन स्टेट में उसकी ट्रांजिशन नहीं हो सकती। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल, आपको पता है कि जो मेटल्स हैं उसमें हमने कहा था कि एक वो मेटल हैं जिनके आउटर मोस्ट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ ऐसे हैं जिनके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मसलन कॉपर है, कॉपर के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसकी एनर्जी बैंड गैप स्ट्रक्चर जो है वो फिगर ए की तरह है। पहली फील्ड स्टेट है, फिर एम्प्टी स्टेट्स हैं, फील्ड स्टेट के साथ एम्प्टी स्टेट्स मौजूद हैं, उसके बाद बैंड गैप है और फिर एम्प्टी बैंड है। और अगर मटेरियल कोई एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो फौरन वो फील्ड स्टेट से एम्प्टी स्टेट्स के अंदर आ जाते हैं। इसके अंदर कोई बैंड गैप नहीं है, कोई बैंड गैप मौजूद नहीं है। ठीक है, तो आसानी से इसके अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है उसकी ट्रांजिशन हो जाती है मेटल्स के अंदर। और वो मटेरियल्स जिनके आउटर मोस्ट में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उसकी जो एनर्जी बैंड डायग्राम है आपने देख लिया हुआ है कि उसके अंदर जो है वो ओवरलैपिंग है, उसका जो फर्मी लेवल है वो बीच में आ रहा है। पहले केस में जो फर्मी लेवल है वो टॉप मोस्ट लेवल है और दूसरे में ओवरलैपिंग ओवरलैपिंग है फर्मी लेवल।
सो जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे ओपियक हैं। मेटल सारे के सारे ओपियक हैं, मैंने आपको बताया। मेटल्स ओपियक क्यों होते हैं? मेटल्स के ऊपर जितनी भी वेवलेंथेस फॉल करती हैं वो सारी की सारी इसके बैंड गैप के साथ मैच कर जाती हैं, लिहाजा मेटल में से सारी की सारी एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाती है इसके अंदर, मटेरियल के अंदर। Consider the electron energy band energy scheme for the metals. In both cases, high energy band is only partially filled with electrons. Metals are opaque, cannot pass radiation because incident radiation having frequencies with the visible range excites electron into unoccupied energy states above the Fermi level. ठीक है, as a consequence, the incident radiation is absorbed in according to with this equation. वो कहता है कि जितनी भी मेटल जो हैं वो ओपियक हैं क्योंकि जितनी इंस्टेंट एनर्जीज हैं वो सारी की सारी कहता है विजिबल रेंज के अंदर फॉल करती हैं और वो सारी की सारी एनर्जी उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। कोई बैंड गैप मौजूद नहीं है, एम्प्टी स्टेट्स मौजूद हैं, इलेक्ट्रॉन जो हैं आसानी से जम करके तो एम्प्टी स्टेट्स को फिल कर देते हैं। Only metallic films thinner than 0.1 micrometer are capable of transmitting visible lights. ठीक है, ये पॉसिबल है कि ऐसी बल्क मटेरियल वगैरह के सारे जो हैं वो ओपियक होते हैं, लेकिन मेटालिक फिल्म्स कहता है कि मेटालिक मटेरियल जो हैं वो भी सारे ओपियक हैं, लेकिन इनमें अगर मेटालिक मटेरियल को इतना थिन बनाया जाए, कितना थिन है, 0.1 माइक्रोमीटर तक हम उसको ले जाएं, 0.1 माइक्रोमीटर शायद वो हो जाएगा 100 नैनोमीटर तक, तो आप उसको नैनोमीटर तक लेके जाएंगे तो फिर आप उसको कहता है कि आप उसमें लाइट जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है। All frequencies of the visible light are absorbed by the metals because of the continuously available empty selection states which permit electrons transitions. तो visible light जितनी भी पड़ेगी वो सारी की सारी मेटल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी स्टेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं और बीच में गैप है ही नहीं। इनफैक्ट मेटल्स आर ओपिक टू ऑल द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस on the low end of the frequency spectrum from radio waves through the infrared and visible and into about the middle of the UV। तो कहता है कि यहाँ से कहाँ से शुरू करके वो कहता है कि रेडियो वेव से लेके इंफ्रारेड, विजिबल और यूवी के मिड तक वो जो है सारी की सारी इसके अंदर जो वेवलेंथेस हैं वो absorb हो जाती हैं क्योंकि इनके अंदर एनर्जी स्टेट्स इतनी ज़्यादा हैं कि कोई ना कोई एनर्जी कहीं ना कहीं मैच कर जाती है और उसके अंदर absorb हो जाती है। मेटल्स आर ट्रांसपेरेंट टू हाई फ्रीक्वेंसीज, एक्स रेज और गामा रेज जो हैं वो निकल जाती हैं, मेटल्स में से पास हो जाती हैं एक्स रेज और गामा रेज, और बाकी सारी जो हैं ऑब्जॉर्व हो जाती हैं। रेडिएशन अब्जॉर्ब हो जाएगी तो वो जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जगह पे ज़्यादा देर नहीं रहेगा, वो दोबारा वापस आ जाएगा, री एमिशन होगी, वो दोबारा एक फोटोन को एमिट करेगा जैसे कि फिगर में दिखाया हुआ अभी फिगर के अंदर। तो फोटोन जो है वो दोबारा एमिट होगा फ्रॉम द सरफेस टू फॉर्म द विजिबल लाइट ऑफ द सेम वेवलेंथ व्हिच अपीयर्स एज रिफ्लेक्टेड लाइट। तो लाइट की जो रिफ्लेक्शन होनी है आपको ऐसे लगना है कि जैसे जैसे वही लाइट जिसको फॉल कर रही थी वो वापस आ गई। तो उसकी जो शाइनी सर्फेसेज हैं, मेटल्स की जो शाइनी सर्फेसेज हैं वो यही बता रही हैं कि मेटल के ऊपर जितनी लाइट पड़ रही है वो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो रही है एक दफ़ा, और एब्जॉर्ब होने के बाद री इमिट हो रही है। तो जब वो री इमिट हो रही है तो फोटॉन्स इमिट हो रहे हैं, अगर वो सारे के सारे फोटॉन्स री इमिट होंगे तो फिर वही लाइट जो है वो वापस आएगी और आपको उसकी जो सर्फेस है वो शाइनी सी नज़र आएगी। द रिफ्लेक्टिविटी ऑफ द मोस्ट मेटल्स इज बिटवीन 0.9 टू 0.95, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिविटी है। 0.9 से लेके टोटल रिफ्लेक्टिविटी 1 है और 1 में से 0.9 से लेके 0.95 तक रिफ्लेक्टिविटी हो रही है। इसका ये मतलब है कि सारी की सारी तो वेवलेंथेस एब्जॉर्ब हो रही हैं और फिर री इमिशन हो रही है, लिहाजा उसकी जो सरफेस है वो आपको शानी नजर आएगी। सम अब इसमें जो पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, 0.05% वाला जो एब्जॉर्ब हो रहा है कि सम स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन डिके possesses is dissipated at heat, तो वो मेटल सरफेस जो है वो हॉट भी हो जाएगी। बिकॉज द मेटल्स आर ओपिक एंड हाईली रिफ्लेक्टिव, the apparent color is determined by the wavelength distribution of the radiation that is reflected and not absorbed। चूंकि ओपियक हैं मेटल्स के और बहुत हाईली रिफ्लेक्टिव हैं मेटल्स, लिहाजा इसका जो कलर है वो कौन डिसाइड करेगा? इसकी वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन डिसाइड करेगी कि इसके अंदर प्रोमिनेंट वेवलेंथ कौन सी है और कौन सी जो वेवलेंथ है वो रिफ्लेक्ट हुई है। जो अब्जॉर्प्शन है वो तो हीट की फॉर्म में अपीयर होगी।
तो रिफ्लेक्शन का जो इसका स्पेक्ट्रम है कि रिफ्लेक्टेड वेव कौन सी हैं, तो उसमें जो वेवलेंथेस हैं, जो मेजर वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिसाइड करेगी कि उसकी जो अपीयरेंस है वो कैसे है, शाइनी है या कौन से कलर की वो नज़र आ रही है। A bright silvery appearance when exposed to the white light indicates that the metal is highly reflective over the entire range of the vision. अगर silver reflection है तो फिर वो highly reflective है, वो सारी की सारी wavelengths जो है वो aluminium and silver are the two metals that exhibit reflective behavior. Copper appears red orange and gold appears as yellow. ठीक है, क्योंकि इसका जो कलर है, मेटल का जो कलर है, वो डिफाइन करेगी वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन। वेवलेंथ डिस्ट्रीब्यूशन डिफाइन करेगी कि मेटल का जो कलर है वो कौन सा होना है। बिकॉज सम ऑफ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द लाइट फोटॉन्स हैव शॉर्ट वेवलेंथ्स इज नॉट री-इमिटेड एज विजिबल लाइट। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स जो है वो नॉन मेटेलिक मटेरियल्स में बी ट्रांसपेरेंट टू विजिबल लाइट। ठीक है, आप देखें अब बिल्कुल गेम चेंज हो गई है। पहले मैं वो कह रहा था कि जो मेटल्स हैं वो सारे ओपिक हैं, ट्रांसपेरेंट है नहीं है, ओपिक भी हैं, और फिर लाइट उसके ऊपर जब फॉल करती है तो एब्जॉर्ब हो जाती है और फिर री रेडिएशन होती है, री एमिशन होती है। तो री एमिशन के नतीजे में उसकी जो शाइन है वो नज़र आती है, रिफ्लेक्टिव सर्विसेज उसकी जो है वो नज़र आती हैं, और डिफरेंट मेटल्स हैं वो डिफरेंट शाइनी रिफ्लेक्शन, डिफरेंट कलर की रिफ्लेक्शन को शो करते हैं। और फिर अब कह रहा है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो ज़्यादातर ट्रांसपेरेंट हैं विजिबल लाइट के लिए। तो अगर वो ट्रांसपेरेंट हैं तो इसका मतलब है कि इसके अंदर ये 3 फिनोमेना हो सकते हैं, बल्कि 4 फिनोमेना जो है वो हो सकते हैं कि जब नॉन मेटल्स के ऊपर लाइट फॉल करती है तो उसमें रिफ्लेक्शन भी होगी, अब्जॉर्प्शन भी होगी, रिफ्रैक्शन भी होगी और ट्रांसमिशन भी होगी। तो इन चारों फिनोमेना को हम वन बाई वन देखते हैं कि नॉन मेटल्स जो हैं वो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के विजिबल पार्ट के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो रिफ्लेक्शन, अब्जॉर्प्शन, रिफ्रैक्शन और ट्रांसमिशन जो है वो कैसे होती है, ये हम देखते हैं। पहले रिफ्रैक्शन है कि रिफ्रैक्शन क्या है। रिफ्रैक्शन का मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में का ट्रांसमिट हो जाना। जो ट्रांसमिशन है ये रिफ्रैक्शन है। लाइट जब ट्रांसमिट हो जाएगी दूसरे मीडियम में हम कहेंगे रिफ्रैक्शन है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन्वॉल्व है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, फिर दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। जब लाइट एक मीडियम से दूसरी मीडियम में जाएगी तो स्नेल्स लॉ को ओबे करेगी। n1 एन ए साइन थीटा इज इक्वल टू एन बी साइन थीटा बी। ठीक है, वो नॉर्मल की तरफ बेंड भी हो जाएगी, नॉर्मल से वे भी चली जाएगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ उसको वो ओबे करेगी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन की जो डेफिनेशन है, एन इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वी क्या चीज़ है? स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। तो वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, एयर का 1.0003 है, इसी तरह पानी का 1.33 है, इस तरह जो ग्लास है उसका 1.4 से लेके 1.9 तक है, और जो डायमंड है उसका 2.417 है। तो डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता जाएगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा होता जाएगा उस मीडियम में उसकी जो स्पीड है वो उतनी कम होती जाएगी। स्पीड भी कम हो जाती जाएगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, और साथ में उसकी जो वेवलेंथ है वो भी शॉर्ट होती जाएगी, लेकिन उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज नहीं होगी। दिस इज रिफ्रैक्शन। और ये इक्वेशन जो है, जिस तरह हमने सी का फार्मूला पढ़ा था, सी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का जजर, और इसी तरह ये वी है, वी इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू एप्सिलॉन म्यू। ये है म्यू, इसकी जो है वो परमिटिविटी है, और म्यू जो है एप्सिलॉन परमिटिविटी है और म्यू इसकी परमेबिलिटी है। तो n को इन टर्म ऑफ म्यू और एप्सिलॉन के टर्म में आप लिख सकते हैं। n की इक्वेशन है n इज इक्वल टू सी ओवर वी। सी होता है 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट का जजर, और वी होता है 1 ओवर एप्सिलॉन म्यू का जजर। तो आप इसको ऊपर नीचे कर दें तो एप्सिलॉन ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आ जाएगा, म्यू और म्यू नॉट जो है म्यू आर आ जाएगा। तो ये रिलेटिव एप्सिलॉन आर जो है वो इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, और म्यू आर जो है वो इसका मैग्नेटिक परमेबिलिटी है। ज़्यादातर वो कहता है कि म्यू आर की वैल्यू जो है वो 1 है, लिहाजा n जो है वो एप्सिलॉन आर का जज़र हो गया। n क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, और एप्सिलॉन आर क्या है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसका मतलब है कि जो इस एक साफ एक रिलेशन आपको यहाँ से मिल गया है कि अगर आपके पास उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है, नॉन मेटल मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है, तो फिर आप उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड कर सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और
n के दरमियान रिलेशनशिप मौजूद है। अगर आपके पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आया हुआ है तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। अगर आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मौजूद है तो आप उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो निकाल सकते हैं यूजिंग दिस सिंपल इक्वेशन। और ये वही बात लिखी हुई है, therefore the for the transparent material the relationship between the index of refraction and dielectric constant n is equal to transparent material के लिए mu r की वैल्यू उसने कहा जी 1 है। The phenomena of refraction is related to the electronic polarization. Phenomena of refraction is related to the electronic polarization at relatively high frequencies for the visible light purple and thus the dielectric constant may be determined from the index of refraction using above equation जो मैंने आपको बात की थी। Because retardation of electromagnetic wave any medium results from the electronic polarization, ये मैंने कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन की रिटार्डेशन होगी कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक रेडिएशन मटीरियल के पास से गुजरेंगी वो उसको पोलराइज करेंगे, जैसे उसको पोलराइज करेंगे उसकी रिटार्डेशन होगी उसकी स्पीड कम हो जाएगी। The larger the atoms or ions, the greater the electronic polarization. जितना मटीरियल बड़ा होगा, आयंस बड़े होंगे, एटम्स बड़ा होगा, उतनी ही उसकी पोलराइजेशन ज्यादा होगी। जितनी पोलराइजेशन ज्यादा होगी स्लोअर द वेलोसिटी उसकी उतनी ज्यादा स्लोअर होगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फिर उस मीडियम का उतना ज्यादा हो जाएगा। तो एक ऐसा मटेरियल जिसमें एटम्स का साइज ज़्यादा है, आयंस का साइज ज़्यादा है, तो उसका डेफिनेटली वो कह रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज़्यादा होगा, क्योंकि आयन के ज़्यादा होने के साथ उसकी पोलराइजेशन बढ़ जाएगी और उसकी स्पीड स्लो हो जाएगी। एज रिजल्ट क्या हो जाएगा, उसका ग्रेटर इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द टिपिकल सोडा लाइम ग्लास इज 1.5। तो मैंने कहा ग्लास डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, तो जो ग्लास है सोडा लाइम उसका इफेक्टिव इंडेक्स 1.5 है। और क्वार्ट्स होता है, ग्लास के अंदर डिफरेंट टाइप्स हैं, क्राउन है, फ्लिंट है, क्वार्ट्स है, और भी डिफरेंट टाइप के ग्लासेस होते हैं। एडिशंस ऑफ लार्ज बेरियम एंड लेड ऑक्साइड, बेरियम और लेड ऑक्साइड की आयंस अगर ऐड के अंदर कर दी जाए ग्लास के अंदर तो इस तरह उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इंक्रीज कर देगा सिग्निफिकेंटली। अभी उसने बताया है कि जैसे ही एटम्स का साइज या आयन का साइज बड़ा होगा तो मटेरियल का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो अगर एक ऐसा ग्लास है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 है, अगर आप उसकी डोपिंग कर देते हैं विद लार्ज एटम्स, ये लार्ज आयंस, कौन से लार्ज आयंस, बेरियम आयंस लेड आयन के साथ उसके अंदर डोपिंग कर देते हैं, वो डाल देते हैं कुछ कॉन्सेंट्रेशन उसके अंदर, तो उस गिलास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल हाईली leaded glass containing 98% PbO have an index of refraction of about 2.1। तो 1.5 की जगह अगर 90% PbO उसका डाल दी जाए तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.1 तक चला जाता है। और ये टेबल दिया हुआ है, इस टेबल के अंदर डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन जो हैं वो दिए हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हो कि सिलिका ग्लास 1.458 है, इसी तरह क्वार्ट्स का 1.55 है, पॉलीमर्स के अंदर आ गया पॉलीस्टाइरीन 1.6 है, और पॉलीप्रोपिलीन है 1.45 है, पॉलीएथिलीन है 1.51 है। तो पॉलीमर्स का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है, और सिरामिक का आप देख लें, सिरामिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो ज़्यादा है, 1.7 तक चला गया एल्यूमिनियम ऑक्साइड का। रिफ्रैक्शन, ये जो रिफ्रैक्शन है आर, इसको कैसे फाइंड किया जा सकता है, आई आर और आई नॉट। आई आर क्या चीज़ है, आर है जी इसकी इंटेंसिटी ऑफ रिफ्रैक्शन और आई नॉट क्या है, इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो रिफ्लेक्टिविटी आर जो है उसको आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग आई आर और आई नॉट। आई आर क्या चीज़ है, इंटेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, और आई नॉट क्या इंटेंसिटी ऑफ द इंस्टेंट बीम। और रिफ्लेक्टिविटी को फिर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से भी आप निकाल सकते हैं, n2 माइनस एन वन और n2 प्लस n1। ये n1 पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इस इक्वेशन के अंदर डाल दें, आपके पास रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू आ जाएगी। तो रिफ्लेक्टिविटी को फाइंड करने की यहाँ पर दो इक्वेशंस दी हुई हैं। और एक ये भी फार्मूला हो सकता है कि r इज इक्वल टू एन एस माइनस वन और एन एस प्लस वन का जज़र। If the incident light is not normal to the interface, R depends on the angle of refraction. When the light is transmitted from a air का vacuum का refractive index 1 है, then R is equal to ns minus 1 और R is equal to ns plus 1। और n क्या चीज़ है, because the n of the air is very nearly equal to 1। और कहते हैं कि व्हेन लाइट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वैक्यूम टू एयर, जो वैक्यूम है वो पहला मीडियम है और एन जो है वो दूसरा मीडियम है।
तो सॉरी, जो सॉलिड है वो दूसरा मीडियम है और वैक्यूम या एयर जो है वो पहला मीडियम है। तो फिर इक्वेशन बन जाएगी ns-1 और ns+1। ns क्या चीज़ है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सॉलिड मीडियम है, और 1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वैक्यूम या एयर है। तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.0003 होता है, तो दैट इज़ वेरी क्लोज टू 1। तो अगर आपके पास कोई सॉलिड मटेरियल है और साथ में वैक्यूम है, दो मीडियम है, तो दो मीडियम के दरमियान रिफ्लेक्टिविटी की वैल्यू जो है वो फाइंड की जा सकती है। फार्मूला R=ns-1 ओवर ns+1। पीछे इसका फार्मूला दिया हुआ था n2 माइनस n1 और n12 प्लस n1। n1 जो है वो पहला मीडियम है, n2 जो है वो दूसरा मीडियम है। तो उसी को उसने मॉडिफाई कर दिया। दूसरा मीडियम, अगर दूसरा मीडियम जो है वो सॉलिड हो तो n2 जगह ns आप लगा दें, और पहला मीडियम अगर एयर या वैक्यूम है तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है। तो ये फार्मूला हो जाएगा ns-1 और ns+1। यही फार्मूला है जो यहाँ पे दिया हुआ है। और फिर वो कहता है कि जो रिफ्लेक्टिविटी है इट वेरीज विद द वेवलेंथ। Reflection losses for lenses and other optical instruments are minimized significantly by coating the reflective surfaces with very thin layer of dielectric material such as magnesium fluoride। तो आपको पता है जो कोटिंग मटेरियल्स हैं वो दो तरह की हैं, एक रिफ्लेक्टिव है, एक नॉन रिफ्लेक्टिव है। तो नॉन रिफ्लेक्टिव मीडियम जो है उसमें उसने कहा नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग है। नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग के अंदर मैग्नीशियम फ्लोराइड है, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास से थोड़ा सा कम होता है। पहले एयर है, फिर आपकी कोटिंग आ गई मैग्नीशियम फ्लोराइड, आगे क्या आ गया, ग्लास आ गया। तो अगर आप एक ऐसी कोटिंग लगाते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो एयर और ग्लास के दरमियान है, तो वो नॉन रिफ्लेक्टिव बनेगा। तो नॉन रिफ्लेक्टिव का मतलब है कि जितने उसके ऊपर पड़ रही है वो सारी की सारी उसके अंदर अब्जॉर्ब हो जाए। तो अगर लाइट ज़्यादा अब्जॉर्ब हो जाएगी तो उसमें जो रिफ्लेक्शन लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे। तो वही कह रहा है कि रिफ्लेक्शन लॉसेज ऑफ द लेंसेज और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट उनको मिनिमाइज किया जा सकता है अगर हम लेंस को कोट कर दें विद द थिन लेयर। और वो जो थिन लेयर है वो कितनी होगी, वो नैनोमीटर्स के अंदर होगी। थिन लेयर के साथ होता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जैसे मैग्नीशियम फ्लोराइड है। तो ये नॉन रिफ्लेक्टिंग कोटिंग, नॉन रिफ्लेक्टिव कोटिंग है मैग्नीशियम फ्लोराइड, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास और एयर के दरमियान में होता है। अब्जॉर्प्शन कैसे होगी? अब्जॉर्प्शन